welcome to Nirbhay Academy. Myself Dolly. Let's start our chemistry lecture for class 9. Okay बच्चों, तो आज हमने पढ़ना है evaporation and factors affecting evaporation and evaporation causes cooling. So बच्चों अब हम पढ़ेंगे evaporation क्या होती है. तो बहुत ही easy word है evaporation, जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी किया है कि लिक्विड स्टेट जो होती है, जब हम लिक्विड स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हैं वेपर स्टेट, तो वो प्रोसेस एक क्या है, बॉइलिंग होता है ना. लिक्विड स्टेट को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना बॉइलिंग होता है. अब क्या होता है इवेपोरेशन, सबसे पहले आपको ये समझना है बच्चों कि ये एक नेचुरल प्रोसेस, ये एक नेचुरल फिनोमिना है. यानी कि लिक्विड स्टेट जो है वेपर स्टेट में कन्वर्ट होती है अपने आप. ठीक है, लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट होती है, वेपर स्टेट में, और वो भी अपने आप. तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है. तो नेचुरल अगर कोई चीज है तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि ये सरफेस फिनोमिना भी है, नेचुरल फिनोमिना भी है और सरफेस फिनोमिना भी है. तो अब समझते हैं क्या है नेचुरल, कैसे है ये सरफेस फिनोमिना. चलिए, सो इवेपोरेशन की डेफिनेशन है द चेंज ऑफ फिनोमिना ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू वेपर स्टेट. ठीक है, वेपर स्टेट में चेंज होगा लिक्विड स्टेट इनटू वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर. किसी भी टेम्परेचर पर ये स्टेट चेंज होती है लिक्विड से वेपर में, बट वो क्या आना चाहिए, बट बिलो इट्स बॉइलिंग. क्योंकि अगर बॉइलिंग पॉइंट पर ये फिनोमिना होता है तो वो तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं. तो उस पे नहीं, उससे पहले, उससे नीचे का कोई भी टेम्परेचर, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करता है, तो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो भी होगा वाटर, जो वेपर्स में चेंज होंगे, वो होगा इवेपोरेशन. ठीक है, वाटर का, अगर वाटर जो है लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में आता है, और वेपर को हम बच्चों यहाँ पर क्या बोलते हैं वाटर के लिए, स्टीम स्टेट. तो वाटर से अगर स्टीम स्टेट में आता है ना, वो भी 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर, तो हम उसको बोलते हैं इवेपोरेशन. सो द चेंज ऑफ फिनोमिना ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ठीक है, इज कॉल्ड इवेपोरेशन. क्या होता है, अगर हम एक कंटेनर में वाटर लेते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं, जो पहले पार्टिकल, देखिए फर्स्ट लेयर जो है, जितनी भी ये फर्स्ट लेयर है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्टिकल्स के बीच में कौन सी एनर्जी होती है. पार्टिकल्स के बीच में होती है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही मूवमेंट होती है. तो पार्टिकल जो है मूवमेंट करते हैं, और लिक्विड स्टेट है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड स्टेट से ज्यादा है. तो जब इनकी काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं तो समझिए किस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है. देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या है, फ्री ऑफ मूवमेंट, मतलब कि आसानी से फ्रीली घूम सके पार्टिकल्स. तो हम यह देख सकते हैं, अगर मैं इस पार्टिकल की बात करती हूँ तो ये यहाँ से भी घिरा है, इससे भी घिरा है, यहाँ से भी घिरा है, इससे भी और नीचे से भी. तो हर जगह से ये एक बंधा हुआ है पार्टिकल. ठीक है, तो इसकी मूवमेंट इतनी फ्री नहीं है जितनी कि इस पार्टिकल की मूवमेंट फ्री है. क्यों? क्योंकि ये जो है सिर्फ यहाँ से फोर्स के साथ है, नीचे से फोर्स के साथ है, लेकिन ऊपर से क्या है, एकदम फ्री. तो ऐसे पार्टिकल्स जो सरफेस पर हैं, ठीक है, सरफेस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाई होती है. सरफेस पार्टिकल है हाई काइनेटिक एनर्जी. तो जैसे ही उनकी एनर्जी हाई है तो नॉर्मली एक रूम टेम्परेचर पर ही ये आपस के बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, कि इतनी एनर्जी है कि ये आपस के बॉन्ड को ब्रेक कर सके. और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा ये पार्टिकल अपर सरफेस पे आ जाएगा अपने कंटेनर को छोड़ के. तो जितने भी इस फर्स्ट लेयर के पार्टिकल हैं, जितने भी पहली सरफेस पर पार्टिकल हैं, वो सारों की एनर्जी जो है हाई है, तो वो अपने कंटेनर के सरफेस को छोड़कर इवेपोरेट हो जाएंगे, वेपराइजेशन हो जाएगी. तो हम इसे बोलते हैं इवेपोरेशन डन बाय नेचुरल प्रोसेस, बाय नेचुरली, और हम कहेंगे इट इज डन एट सरफेस.
तो सरफेस पार्टिकल्स करते हैं। अगर ये पार्टिकल्स कर लेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर रह जाएगी वो हो जाएगी सरफेस की, उसके बाद वो करेंगे। तो ये प्रोसेस कैसा है? ये प्रोसेस है स्लो प्रोसेस। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को बढ़ाने में या कम करने में हेल्प करते हैं? हम बात करेंगे इवेपोरेशन के फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। नंबर 1, बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। हम टेम्परेचर बढ़ा के इवेपोरेशन इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 2, बाय इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। हम एरिया बढ़ा के भी इवेपोरेशन इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 3, बाय इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर हवा ज्यादा चल रही हो तो भी हम ये इवेपोरेशन प्रोसेस को देख सकते हैं कि जो जल्दी होगा। और डी है बाय डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी। देखिए हर एक फैक्टर यहाँ पर जो है इंक्रीज करके हो रहा है। सिर्फ अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो हमें ह्यूमिडिटी डिक्रीज करनी होगी। तो चलिए पहले 1 बाय 1 इनको समझते हैं किस तरीके से फैक्टर्स जो है इवेपोरेशन को बढ़ाते हैं। तो इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया है कि जो सरफेस एरिया हम क्यों लेते हैं इंक्रीज, कि इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना। ठीक है, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। फिनोमिना मतलब कि अगर हम इवेपोरेशन की बात करते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर सपोज वाटर के पार्टिकल्स है, वाटर है इसके अंदर, तो जो सबसे पहली लेयर है हम यहाँ देख सकते हैं कि सारी लेयर जो है जितना मतलब कि अगर हम पानी ऊपर ऊपर देखते हैं तो एक बकेट में अगर हम बकेट का अंदाजा लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसका सरफेस एरिया, इसकी फर्स्ट लेयर के पार्टिकल जो है, सरफेस एरिया हम ये देखेंगे जो सरफेस, इस सरफेस में एक साथ कितने पार्टिकल आ सकते हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं एक बकेट को एक टब के साथ तो हम यह देखेंगे कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है एक बकेट के कंपैरिजन में। तो एक साथ एक बार में इतने सारे पार्टिकल जो है इवेपोरेट हो सकते हैं, क्योंकि सरफेस फिनोमिना है। इन सब पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा है बल्क के कंपैरिजन में। ठीक है, ये होता है बल्क। अंदर में जितना भी पार्टिकल्स होते हैं उन्हें कहते हैं बल्क वाटर, बल्क मॉलिक्यूल्स। तो बल्क के कंपैरिजन में ये पार्टिकल्स जो है इनकी काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है? हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम देखते हैं इवेपोरेशन, तो ये पार्टिकल्स जो है एक साथ इवेपोरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो हम आप यहाँ देख सकते हैं कि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है उसके एक साथ में पार्टिकल्स जो है ज्यादा इवेपोरेट हो सकते हैं। तो हम अगर बकेट और टब को देखते हैं तो हम इजीली समझ सकते हैं कि एक साथ जो है टब में से एक पार्टिकल जो है इवेपोरेट होंगे, क्योंकि टब का सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा। तो हम क्या आंसर लिखेंगे अगर क्वेश्चन आता है इन विच द इवेपोरेशन इज मोर? सो इन टब द सरफेस area is more, so as compared to bucket surface area. So particles from tub will evaporate more, ज्यादा होंगे at same time। सेम टाइम में इसके पार्टिकल्स जो है ज्यादा इवेपोरेट होंगे। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया है उतना ज्यादा ही क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। तो सरफेस एरिया कैसा है? हेल्प करता है इवेपोरेशन को इंक्रीज करने में। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा ही इवेपोरेशन होगा। तो आई थिंक आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ आया, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सो द वन विच हैज मोर सरफेस एरिया हैव मोर इवेपोरेशन एट द सेम टाइम। सो नेक्स्ट इज एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते, देखिए पार्टिकल्स जो है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर हम लिक्विड के पार्टिकल्स की बात करते हैं तो वो थोड़ी से दूर दूर,
जब इन पार्टिकल्स को हम अगर हीट सप्लाई करते हैं, तो क्या हम इन पार्टिकल्स को हीट सप्लाई करते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी और भी बढ़ जाती है। जैसा मैंने बताया कि सरफेस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी और भी ज्यादा हो जाएगी। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। तो जब पार्टिकल्स की काइनेटिक इंक्रीज हो जाएगी तो उनका फिनोमिना जो है सरफेस का वो और भी बढ़ जाएगा, यानी कि इवोपरेशन और भी ज्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते ही इनके बीच का फोर्स जो है ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद इवोपरेशन फास्ट होगी, फास्टर विल बी इवोपरेशन। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ इस बात को। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनके बीच के जो फोर्स होते हैं वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं और जैसे ही पार्टिकल फ्री हो जाता है वो इवोपरेट कर जाता है, यानी कि अपने सरफेस को छोड़कर एटमॉस्फेयर में जाता है और किस फॉर्म में बन जाता है वो यहाँ पर वेपर स्टेट। तो चलिए अब इससे एक क्वेश्चन समझते हैं। Wet clothes dry quickly in summer days as compared to winter season. Why? देखिए बताया गया है कि समर डेज में जो गीले कपड़े होते हैं वो जल्दी क्यों सूख जाते हैं, जबकि विंटर सीजन में ऐसा नहीं होता। देखिए समर में क्या होता है, जो सन होता है वो डायरेक्ट उसकी हीट जो है ज्यादा ही पार्टिकल्स पर यानी कि ज्यादा ही सब्सटेंस पर ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती है। ये एकदम डायरेक्ट सन होता है और स्पेशली 12 बजे के करीब अगर हम देखते हैं तो धूप जो है वो सीधी पड़ती है, ठीक है ना। तो समर डे सन जो होता है वो पूरा क्लियर होता है, उसकी एनर्जी जो है सब्सटेंस पर ज्यादा पड़ती है। तो सनलाइट की वजह से, ठीक है, ड्यू टू मोर सनलाइट टेम्परेचर हाई रहता है, टेम्परेचर हाई इन समर डेज। हमें पता है कि समर सीजन में टेम्परेचर जो है वो 40 से भी ऊपर होता है, 50 तक भी पहुंच जाता है, लेकिन विंटर सीजन में वो टेम्परेचर और भी लो यानी कि 8-9 डिग्री 10 डिग्री तक रहता है। तो ड्यू टू सनलाइट क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, सन की रे जो है ज्यादा हाई पड़ती है, टेम्परेचर उसका हाई होता है। तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो भी हम चीजें देखते हैं, अगर हम कपड़े देखते हैं, कोई भी सब्सटेंस यानी कि अगर हम घास भी देखें तो वो सूखी भी लगती है, या फिर हम कोई भी चीज देखते हैं वो सूखी लगती है। तो टेम्परेचर हाई है, ये जो पार्टिकल यानी कि अगर हम देख रहे हैं ओशियंस है, तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से सन फॉल्स डायरेक्ट होने की वजह से भी ये जो रिवर के पार्टिकल्स हैं, पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, इवोपरेशन जल्दी, ठीक है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है ना कि सन जब फॉल करता है रिवर्स पर तो रिवर्स के पार्टिकल इवोपरेट करते हैं, इवोपरेट करके वो जाकर क्लाउड्स बनाते हैं, क्लाउड्स बनाने के बाद वो हैवी हो जाता है, फिर से वो क्या करते हैं, पानी की तरह नीचे गिरते हैं, तो एक वाटर साइकिल बन जाती है ना। तो ये सारा वाटर साइकिल किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है इवोपरेशन। तो इसको दोबारा देख लेते हैं। वेट क्लॉथ ड्राई क्विकली इन समर डेज एज कंपेयर टू विंटर सीजन। टेम्परेचर हाई इन समर डेज, सो इवोपरेशन process become faster in summer as compared to winter when temperature is low. So temperature fast होने से evaporation fast होती है। तो थर्ड है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड यानी कि हवा के तेज चलने से इवोपरेशन कैसे बढ़ जाता है। बहुत इजी सा एग्जांपल है बच्चों कि अगर हम पानी बिखेरते हैं, ठीक है, कहीं पर पानी बिखर जाता है और फैन चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि फैन चलने से इवोपरेशन फास्ट होगा या नहीं। बहुत इजी सा बात करते हैं हम, जब हम घर में पोछा लगाते हैं, पानी वाइप करते हैं, तो हम अगर पंखा चला देते हैं तो क्या होता है, इवोपरेशन फास्ट हो जाता है ना। तो ये थोड़ा सा घर का एक मैटर हमने लिया है, जनरल डेली लाइफ की बात ली है, तो इससे हमें ये पता चलता है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। जैसे ही अगर हवा ज्यादा है, इफ विंड स्पीड इज मोर इवोपरेशन इज फास्टर।
ये इवेपोरेशन इज फास्टर। तो इसको हम एक और चीज से भी ले सकते हैं, देखो बच्चों, कि अगर हम कूलर के आगे खड़े हो जाते हैं तो हमारा पसीना सूख जाता है, हमारा पसीना इवेपोरेट जल्दी हो जाता है ना, और एकदम से हमें ठंडक सी महसूस होती है। तो ये क्या है, विंड स्पीड जितनी ज्यादा होगी इवेपोरेशन उतना ही फास्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट क्लोथ ड्राई इन क्विकली ड्यूरिंग इवनिंग टाइम व्हेन विंड इज ब्लोइंग, व्हाई? जो गीले कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं शाम के समय में जब विंड ब्लोइंग होती है। देखिए, जितने भी वेट क्लोथ्स हैं इनके बीच में जो भी वेट पार्टिकल्स हैं, जो पानी की बूंदे हैं, वेट पार्टिकल्स हैं, जब विंड ब्लो करेगी, ठीक है, विंड ब्लोइंग, तो वो इजीली इन पार्टिकल्स को अपने साथ, कि इनकी काइनेटिक एनर्जी वैसे ही हाई है, इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई है, तो इन पार्टिकल्स को अपने साथ विंड जो है ब्लो करके ले जा सकती है, और उतने ज्यादा इन पार्टिकल्स का क्या हो जाएगा फिर जल्दी से इवेपोरेशन। तो यस, इवेपोरेशन इसलिए फास्टर होता है क्योंकि शाम के समय विंड ब्लो करती है और इन पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और ये जो है फास्टर इवेपोरेशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मूवमेंट क्यों बढ़ गई है, क्योंकि ये पार्टिकल जो है विंड के साथ ही इजीली ब्लो हो जाए। ठीक है, तो इंक्रीज इन विंड स्पीड। नेक्स्ट फैक्टर है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो एक ऐसा फैक्टर है इन चारों फैक्टर्स में से जिसको हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके इवेपोरेशन फास्टर। सबसे पहले ह्यूमिडिटी समझते हैं क्या होता है। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी एक तरीके से मॉइस्चर का ज्यादा प्रेजेंट होना होता है। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो इट इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। हवा में पानी की जितनी ज्यादा बूंदे हो उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी। यूजली हम क्या करते हैं, सितंबर अक्टूबर के मंथ में आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत ज्यादा उमस सी लगती है, उसे ही हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्यों, क्या होता है, चिपचिपाहट सी लगती है, क्योंकि एयर में उस समय वाटर वेपर बहुत ज्यादा ही प्रेजेंट होती है। तो एक तरीके से चलिए इसे इस तरीके से समझते हैं। देखिए, अगर मान लो एक रूम में, सपोज इस रूम में पानी बिखरा हुआ, ठीक है, या फिर हम समझिए कई सारे लोग बैठे हैं और उनको कमरा एकदम बंद है और पसीने आ, अब वो पसीने आ रहे हैं। स्पेशली ये बच्चों कब होता है, देखिए अगर हम एसी रूम में बैठते हैं और एसी हम चला के हर चीज बंद कर लेते हैं, रूम के वेंटिलेशन सब बंद कर लेते हैं, और अगर बहुत सारे बैठे हो और थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपको ऑब्जर्व होने लगेगा बहुत चिपचिपाहट सी महसूस होने लगेगी कभी कभी। क्यों, क्योंकि जब कोई भी चीज की पासेज ना हो पाए, देखिए जितने भी लोग सांस ले रहे हैं उन सबके जो वाटर वेपर है अगर वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो ऑलरेडी रूम में बहुत ज्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो ये देखिए एक तरीके से ऐसे कि मान लीजिए इस रूम में ये सारे वाटर वेपर बहुत ज्यादा, अब इन पार्टिकल्स को, यानी कि ये जो पानी है यहाँ पर पड़ा है, इसको इवेपोरेशन होगी। ये तो नेचुरल प्रोसेस है। ये इवेपोरेशन होकर क्या बनेगा, ये वाटर वेपर्स में बदलेगा, लेकिन इनको वाटर वेपर्स में बदलने के बाद इनको भी तो स्पेस चाहिए ना कि ये यहाँ पर मूवमेंट कर सके, ठीक है ना, ये यहाँ पर मूवमेंट कर सके। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं, तो इन पार्टिकल्स को जगह नहीं मिल पाएगी, इन पार्टिकल्स को बिल्कुल जगह नहीं मिल पाएगी कि वो यहाँ पर फ्रीली घूम सके, मूवमेंट कर सके। तो एक तरीके से ये ऐसा हुआ कि आप मान लीजिए दो कमरे में बैठे हैं और एक कमरे में आप जाना चाहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, आप भी वहां जाना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, जगह कम होने की वजह से आप वहां नहीं जा सकते। ठीक है, तो सेम यहाँ पर ये पार्टिकल्स भी इवेपोरेशन करना चाहते हैं क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, तो ये इवेपोरेशन तो करें, लेकिन एटमॉस्फेयर में रूम के ऊपर जो अपर लेयर है वहां पर इतना ज्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है कि वो इस प्रोसेस को रोकेगा, इस प्रोसेस को रोकेगा, वापस करेगा। तो ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी, वाटर वेपर एयर में जितना ज्यादा प्रेजेंट होगा, उतना ही वो इवेपोरेशन को रोकेगा। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी खत्म होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम रूम को कहीं कोई ना कोई इसकी विंडो को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। मोर ह्यूमिडिटी
लेस इवोपरेशन। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से इवोपरेशन कम हो जाए। आई होप आपको चारों पॉइंट समझ आए हैं। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ विंड स्पीड, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया एंड डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी, इन चारों फैक्टर से हम इवोपरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा यहाँ पर, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इंक्रीज द इवोपरेशन। तो ये इवोपरेशन का। अब नेक्स्ट है इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। देखो बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग, हमारे डेली लाइफ में काम आता है बहुत ज्यादा। हम अब समझ पाएंगे कि आज हाँ ऐसा क्यों होता है। तो इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग, जब इवोपरेशन होता है ना तो हमें ठंडक महसूस होती है, हमें ही नहीं हर चीज को ठंडक महसूस होती है। क्यों होती है, देखिए जैसा कि मैंने बताया ये सरफेस फिनोमिना हम बार बार पढ़ रहे हैं। कोई भी अगर हम सरफेस की बात करते हो तो फ्लोर की बात करें, फर्श की बात करी, तो आपको पता है हर एक सब्सटेंस के अंदर एनर्जी होती है ना, अब्सॉर्ब एनर्जी होती है। क्या होती है उसके अंदर, अब्सॉर्ब एनर्जी। इस चीज को समझना है, आपको ध्यान से सुनना है। कोई भी फ्लोर, कोई भी सब्सटेंस के अंदर अपनी एक एनर्जी होती है, उसके अंदर अब्सॉर्ब हो रखी होती है, ठीक है। अगर इसके ऊपर कोई भी चीज, पानी गिर जाता है, यानी कि अगर इसके ऊपर वाटर है, तो वाटर अगर इवोपरेट होगा, इवोपरेट होने के लिए क्या जरूरी है, हमने अभी पढ़ा था, इवोपरेट करने के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो इवोपरेशन फास्टर हो जाए। तो जब भी ये वाटर के पार्टिकल्स इवोपरेट होंगे तो ये उस जगह से जहां से ये इवोपरेट हो रहे हैं उस सिस्टम में से एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेंगे। उस सिस्टम में जो भी एनर्जी है उस सिस्टम से एनर्जी को क्या कर लेंगे, अब्सॉर्ब कर लेंगे। देखिए यहाँ से जब वाटर इवोपरेट हो रहा है, इवोपरेट विद अब्सॉर्ब एनर्जी। सुनिए ध्यान से इस वर्ड को, जब भी कोई सब्सटेंस इवोपरेट कर रहा है, यानी कि वाटर जब इवोपरेशन कर रहा है तो वो इवोपरेशन फ्रीली नहीं करता, इवोपरेशन हमेशा होता है एनर्जी के साथ, क्योंकि एनर्जी ही पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी। तो सिस्टम की हीट एनर्जी ही पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी और काइनेटिक एनर्जी से इवोपरेशन फास्ट। तो जब भी कोई वाटर पार्टिकल इवोपरेट करते हैं वो अब्सॉर्ब एनर्जी के साथ जाते हैं। अगर इस सिस्टम में से एनर्जी चली जाएगी तो क्या रहेगा, देखिए अगर हीट चली गई, एनर्जी अगर चलेगी, हीट अगर लॉस होगी, क्या होगा, हीट लॉस्ट। अगर हीट लॉस हुई है तो क्या होगा, अगर हीट ही नहीं है तो क्या बचा, हीट नहीं है तो क्या बचेगा, कूलनेस। बहुत इजी बात है। अगर सिस्टम में हीट ही नहीं है तो क्या है, अगर पहले वो चीज गर्म थी, अगर उसकी वो जो गर्माइश है वो निकल चुकी है तो अब क्या बच गया, उसकी गर्माइश खत्म होगी तो उसमें क्या बच गया, ठंड। उससे कहेंगे इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। तो ये एनर्जी कहाँ से ली है, अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, क्योंकि उसकी जो आसपास की सराउंडिंग है उसकी एनर्जी को अगर ले लेगा तो सराउंडिंग क्या बन जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हेन यू पोर सम एसीटोन और नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। देखिए बहुत इजीली अगर हम हाथ की बात करते हैं, हम इस पर कोई एसीटोन या कुछ भी छोड़ते हैं, हमें पता है कि हमारे बॉडी में अपनी एक हीट एनर्जी होती है, ठीक है ना, हमारी बॉडी में अपने आप एक हीट एनर्जी। तो आप हाथ लगाएंगे आपको भी महसूस होगा ये गर्म। तो जब इस पर एसीटोन रखते हैं हम, जब हम हथेली पर एसीटोन रखते हैं, हम हथेली पर एसीटोन रखेंगे तो ये एसीटोन जो है इस सराउंडिंग से, यानी यहाँ पर हाथ क्या है, हैंड इज अ सराउंडिंग, ठीक है, हैंड क्या है, सराउंडिंग, किसके लिए, एसीटोन के लिए, सराउंडिंग फॉर एसीटोन, ठीक है। तो हैंड यहाँ पर सराउंडिंग है एसीटोन के लिए। तो जब ये हैंड जो है एसीटोन जो है इस सराउंडिंग से, यानी कि हैंड जो है सराउंडिंग है एसीटोन के लिए, तो एसीटोन अब्सॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम हैंड, और जैसे ही एसीटोन को हीट एनर्जी मिलेगी, देखिए एसीटोन को हीट एनर्जी मिलेगी तो किस में बदल जाएगा, बहुत इजी सी बात है, एसीटोन एक लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड को हीट मिलते ही लिक्विड किस में बदल जाएगा, वेपर, और ये क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। तो एसीटोन अब्सॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम हैंड एंड इवोपरेट। तो ये तो इवोपरेट हो गया, लेकिन अब बच क्या गया, बात तो ये है, इवोपरेशन प्रोसेस हम समझ चुके हैं।
एसीटोन ने इवोपरेशन कर लिया, वेपर्स बन गए उसकी, वो हमारे हाथ से निकल गया बाहर एवोपरेट हुई, लेकिन अब क्या बचा, इस हाथ में से जब हीट चली गई बाहर, हीट रिमूव, अगर हीट रिमूव हो गई है तो क्या बच गया, सराउंडिंग बिकम कोल्ड। ओके, आ जाएगा सराउंडिंग बिकम कोल्ड। तो बहुत इजी है, किसी भी सिस्टम से अगर हीट लेंगे तो उसकी हीट की जगह वो क्या बच जाएगा, वो कोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, आफ्टर 4 सनी डेज पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन विंडो। गर्मियों में पानी फेंकते हैं लोग बाहर, छतों पर पानी डालते हैं या फिर ओपन ग्राउंड में पानी डालते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, सूरज की किरणें जो है सीधा रूफ पर पड़ती है तो वो बहुत गर्म हो जाता है, तो रूफ पर बहुत ज्यादा, रूफ हैज लॉट ऑफ हीट एनर्जी, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी है। जैसे ही हम पानी डालेंगे, एज वी स्प्रिंकल वाटर, ठीक है, वाटर को क्या मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी। वाटर विल अब्सॉर्ब हीट एनर्जी, वाटर विल अब्सॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम रूफ एंड विल गेट इवोपरेटेड, और वो क्या हो जाएगा, इवोपरेट। तो जब वो इवोपरेट होगा, किसको लेकर इवोपरेट होगा, हीट एनर्जी को। अगर हीट चली जाएगी तो क्या बन जाएगा, द सराउंडिंग बिकम कोल्ड, दैट इज रूफ क्या हो जाएगी, ठंडक सी लगे। और भी एग्जांपल करते हैं, वाई वाटर रिमेन्स कोल्ड इन अर्थन पॉट मटका, जो मटका होता है उसमें पानी ठंडा कैसे रहता है, जो मटका होता है उसमें कुछ छोटे छोटे से होल्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं, वेरी स्मॉल होल्स। अर्थन पॉट में बहुत ही छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है। अर्थन पॉट हैज वेरी वेरी स्मॉल पोर्स इन इट, इसमें बहुत छोटे पोर्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, लेकिन क्या होता है, जो इसकी अंदर की वाल है, देखिए यहाँ पर अगर सनलाइट पड़ती है, हमें पता है गर्मियों में मटका गर्म है, ठीक है, गर्म है क्योंकि, बट क्या होता है, जब ये पानी जो है अंदर जितना भी पानी भरा हुआ है, ये क्या करता है, ये यहाँ से इस हीट को ऑब्जर्व करता है। देखिए जब हम पहले बार पानी डालेंगे तो वो गर्म होगा, तो वो यहाँ से पानी को ऑब्जर्व करता है, सॉरी हीट को ऑब्जर्व करता है, और हीट को ऑब्जर्व करने के बाद इवोपरेट होता रहता है, थोड़ा थोड़ा इवोपरेट, बहुत ही स्लो, बहुत ही कम, ठीक है, इवोपरेट होता है। स्मॉल पोर्स है, बहुत ही कम इवोपरेट होता है। तो जो भी इवोपरेट होता रहेगा तो वो इवोपरेट किसके साथ होगा, वो सराउंडिंग की हीट एनर्जी को लेके होगा। तो स्मॉल पोर्स है, एंड इवोपरेशन फ्रॉम पोर्ट will be done by absorption of heat from surrounding। तो जब absorption हो जाएगा तो सारा मटका बाहर से कैसा लगेगा, and will left over with coldness of surrounding। अगर सराउंडिंग की सारी हीट बाहर निकल गई तो अब सराउंडिंग कैसी रह जाएगी, कोल्डनेस की, इसलिए मटके का पानी जो हमें ठंडा। इसको हम एक और एग्जांपल समझते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चों। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, आपको पसीने आ रहे, व्हेन यू स्वेट, जब आपको पसीने आते हैं और आप पंखे के नीचे आ जाओ एंड कम नियर टू कूलर और फैन, आपको एकदम से ठंडक सी लगती है, यू फील लिटिल बिट शिवरिंग, फैन थोड़ी सी शिवरिंग सी महसूस होती है, क्यों होता है, जबकि पहले तो आपको बहुत ही गर्मी लग रही थी, आपको पसीने आ रहे थे, लेकिन जब आप कूलर के पंखे के पास आते हैं तो आपको थोड़ी सी ठंडक सी लगती है, क्यों, कि सपोज हमारे फेस पे से ही या कहीं से भी हाथ से बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में हीट, जब हम कूलर के पास आएंगे तो कूलर या फैन जो है उसकी इवोपरेशन फास्टर कर देगा, कूलर मेक्स इवोपरेशन फास्टर। देखो ये फैक्टर है ना, विंड स्पीड बढ़ा देते हैं तो कूलर मेक्स इवोपरेशन फास्टर,
So sweat will evaporate faster with absorption of heat from बॉडी में से हीट लेकर इवोपरेट होगा एंड लीव कोल्डनेस इन बॉडी, सो वी विल फील शिवरिंग, हमें ठंडक सी महसूस होगी। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जांपल है जो हमने समझे हैं। एक लास्ट और एग्जांपल समझते हैं, उससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? अगर हम देखिए बहुत ज्यादा ठंडा बर्फ वाला पानी लेते हैं और आप उसको एक कवर करके रख दीजिए, किसी भी बोर्ड से या किसी भी कैप से, नहीं भी कवर करते तो भी आप सिंपल भी रख सकते हैं, आप इसको बस रख दीजिए, तो हम यहाँ देखते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो है पानी की बूंदे आपको ग्लास के आसपास दिखेंगे, पूरे ग्लास के आसपास आपको छोटे छोटे वाटर की ड्रॉपलेट दिखेंगी। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होगी ये पानी जो है बाहर से कैसे, मतलब अंदर से कैसे बाहर, लेकिन ये पानी जो है बाहर नहीं आया अपने आप, ये क्या है, जितना भी आपको ये एटमॉस्फेयर दिख रहा है, एटमॉस्फेयर में हमें पता है वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, है ना, ह्यूमिडिटी है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है, वाटर वेपर जो है एयर में प्रेजेंट है, और एयर में प्रेजेंट होने के बाद जब ये वाटर जो है, आप वेपर्स देखिए, वाटर वेपर जब ये कोल्डनेस यानी कि यहाँ पर इसके टच में आते हैं, ठीक है, इसके टच में आते हैं, तो क्या होता है ये, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना, हम ये पढ़ रहे हैं। देखिए वाटर वेपर जो है, अब यहाँ पर वेपर स्टेट है, वेपर स्टेट है, वाटर जो है वेपर फॉर्म में है, तो अगर हम इसको लिक्विड में लाना चाहते हैं तो क्या होगा बताइए, उल्टा होना चाहिए ना, वैसे लिक्विड से हम वेपर लाते हैं तो हमें हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन जब हम वाटर वेपर से लिक्विड में आ रहे हैं तो हमें कूलिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो देखिए जब ये वाटर वेपर्स इस आइस के कांटेक्ट में आएंगे तो वो कूल हो जाएंगे, उनको कूलिंग मिल जाएगी, कूलिंग होने के बाद वो क्या हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, यानी कि वो हो जाएंगे कंडेंस। यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाएगा, वाटर वेपर जो है इस कंटेनर से, इस ग्लास से कूलिंग लेकर कूलिंग गेन कर लेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में। तो यहाँ पर ये रीजन बनता है कि हमें वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से मिलते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हमें मिले हैं वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट है उससे, वो जो है लिक्विड में कन्वर्ट होंगे जब वो आइस कंटेनिंग बीकर के कॉन्टेक्ट में आएंगे, ताकि वहां से वो कूलिंग हो। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल समझ आ गए हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस कूलिंग। तो इससे हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है आज का इवेपोरेशन वो कंप्लीट हो गया। सो स्टे ट्यून्ड विद निर्भर एकेडमी फॉर आवर नेक्स्ट